रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि एक अंडर जनरल एनेस्थीसिया एक पेशेंट जो है वो हाइपॉक्सिक हो रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रही है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू मैनेज? जी सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर तो सैचुरेशन फॉल कर रही है तो इसमें हमारे में किसी सर्किट का ब्रेकडाउनिंग तो नहीं है, कोई सर्किट ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ हुआ। मसलन हम उसको आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे उसमें अगर तो सर्किट ब्रेकडाउन नहीं है। इसके अलावा हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देख सकते हैं कि हमारे पास जो गैजेट्स हैं दे आर फुली फंक्शनल और हैविंग सम आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास हम आ जाएंगे जैसे हमने सर्किट से वो किया। इसके अलावा उसमें हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो फाइन है, प्रेजेंट है। अगर तो ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रेजेंट है, फ्लोमीटर्स आर रोटेटिंग, रोटामीटर्स जो है वो रोटेटिंग है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पूरी आ रही है। डिफरेंशियल्स में उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे अपनी पैथोलॉजीज की तरफ। पैथोलॉजीज में हमारे पास आ जाएंगी ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है पेशेंट को। ब्रोंकोस्पैज्म के अलावा पेशेंट जो है वो इसके अलावा उसमें जा सकता है पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में जा सकता है, उसमें भी सैचुरेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो पेशेंट की सैचुरेशन डाउन होने की वजह इसके अलावा हो सकती है कोई किंकिंग ऑफ ट्यूब, जो मैंने सर्किट की ब्रेकडाउनिंग के साथ ही उसको हम जो है ना मैं आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। आपने टाइम नोट किया है कि कितनी देर से आप इस आंसर को बताना शुरू किया आपने? सर क्योंकि हमने डिफरेंशियल और बताने ना। आपने इक्विपमेंट के बारे में कितनी दफा बोला है? 2 दफा। आपने अभी तक मेजॉरिटी आपने जो बात की है वो आपकी घूम फिर के आपने एक ब्रोंकोस्पैज्म बोला है और आपने बाकी सर्किट की बात की है और कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। चले पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन जब हम्म। आपसे ये टोक्स के स्टेशन में या वाइवा में या इवन एमसीक्यूज के अंदर अगर ये क्वेश्चन होगा तो आपको दिमाग में और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जी सर। जनरली इसकी अप्रोच इस तरह के सवाल को जवाब देने के लिए ये है कि एक तो बात ये है कि आप सब आपकी अप्रोच होगी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो वो नो मैटर जो सर्किट का वो जो आप बता रही है ना, उससे भी पहले आपने फिर भी उसको बैक मास पे ले लेना है और आपने कंफर्म करना है। वो आप नो मैटर आप जो है वो बेशक उसकी सर्किट की ही वो सॉरी क्या उसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर ही लूज हो, लेकिन आपकी अप्रोच एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हो। आप उसको 100% ऑक्सीजन करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करके आप उसको उसको बैग मास्क पे लेके आप उसको वेंटिलेट करेंगे। आप जो है वो अगर कोई आपको उसके अंदर आपको कंप्लायंस सही मिल रही है फिर आप पल्स ऑक्सीमीटर को चेक करेंगे। फिर आप उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये मैं आपको एक जनरल रूटीन बता रहा हूँ ये सबके लिए कि रिससिटेशन मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। ठीक है? सर ये मैनेजमेंट नहीं बता रहे, नहीं हम तो डिफरेंशियल बता रहे ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ही देखें, मेरी बात सुनिए। ये इवन अगर आपसे टोक्स में भी स्टेशन में पूछा जाएगा तो भी, और अगर आपका मिसाल के तौर पे एमसीक्यू आ गया और आपको वहां पर आपने कॉज आपको वो पिक करना चाह रहा है कि ये क्या चीज है या व्हाट विल यू डू फर्स्ट, ये इस तरह का एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन। तो उसके अंदर आपके दिमाग के अंदर ये अप्रोच अगर नहीं होगी ना एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो आप ये आंसर मिस कर जाएंगे, सही। क्योंकि वहां पर सब कुछ लिखा हुआ होगा वहां पर। लेकिन आपने ब्रीदिंग के ऊपर पहले नहीं जाना, आपने एयरवे पे पहले जाना। तो एयरवे को कंफर्म करने का क्या तरीका है? एयरवे को कंफर्म करने का यही तरीका है ना कि आप उसको बैक मास पे करके आप उसको वेंटिलेट करेंगे और 100% ऑक्सीजन कर देंगे। जी सर। ठीक है? तो आप उसके बाद और इस तरह का कोई भी जो इमरजेंसी का सिनेरियो उसके अंदर आंसर के अंदर ये होगा कि रिससिटेशन मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। माय अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है? और साथ आप इसके ये बता के आपने 100 पकड़ के और आप साथ देखेंगे वी विल सी एनी को एग्जिस्टिंग या इसके साथ ही कोई हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन हो सकती है ना इसके साथ। ठीक है? जी सर। और आपकी जो साथ साथ आप बताते जाएंगे कि आपकी कॉजेज रूल आउट होती जाएंगी। अगर आपने मैग मास वेंटिलेट किया और आपने बायलैटरल किया, ऑस्कल्टेट किया अगर है तो इसका मतलब है कि कोई और रीजन है। ठीक है? आपने साथ ये बोला है जब हार्ट रेट साथ कम हो रहा है या हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है तो आप उसकी कोई और रीजन होगी।
जब आप उसको वेंटिलेट करेंगे तो साथ ही आपको पता लग जाएगा कि ट्यूब किंग तो नहीं हो रही, सिक्रीशंस तो नहीं है, ब्रोंकोस्पैज्म तो नहीं है, एयरवे प्रेशर, साथ ही आप एयरवे प्रेशर बोल देंगे कि हाइपोक्सिया विद इंक्रीज एयरवे प्रेशर। तो हो सकता है कि पेशेंट का जो है वो आप देखेंगे तो आपको उस वक्त ये भी पता लग जाएगा कि कहीं इनएडिक्वेट वेंटिलेशन तो नहीं है, सॉरी पेशेंट इनएडिक्वेट एनेस्थीसिया तो नहीं है, वो ट्यूब के साथ सॉरी पेशेंट उसके साथ फाइट तो नहीं कर रहा वेंटिलेटर के साथ, ठीक है, यानी कि लाइट एनेस्थीसिया भी उसी वक्त क्लियर हो जाएगा ये। और ये जो मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ ना, ये लो अभी अब आप जो सुन रहे होंगे वो ये समझ रहे होंगे कि ये तो हम वाइवे की बात कर रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू के अंदर भी यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए, तब आपका आंसर सही पिक करेंगे। वो अदरवाइज सारे आंसर ठीक होंगे, वो हलाल हराम थोड़ी होते, वो सारे आंसर ठीक होते हैं, उनमें से आपने बेस्ट चूज करना होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है एमसीक्यूज के अंदर बेस्ट आंसर चूज करने का, वो ये नहीं होता कि बाकी गलत है, उन सही में से आपने सबसे अच्छा सही चुनना होता है, ठीक है, या उन गलत में से सबसे कम गलत, या उस गलत में सबसे ज्यादा गलत, यही अप्रोच होती है ना एमसीक्यू के सॉल्व करने की। तो ये इसके अंदर चीज आएगी। अब आप बता दीजिए जो आप बता रही थी, एयरवे प्रेशर ज्यादा है तो ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, और किन किन कंडीशन में हाइपोक्सिया विद इंक्रीज एयरवे प्रेशर, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, किसी और किस्म की भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फॉरेन बॉडी। और देखो और सर इसके अलावा कोई थिक सिक्रीशंस हो सकती हैं। ट्यूब किंग हो सकती है, उसके आपको डिफरेंशिएट कैसे होगा? सर ट्यूब किंकिंग में जो है ना वो CO2 जो ब्रोंको एंटाइटल CO2 है नहीं एक सेकंड, वो भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखें ना, अगर ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है उसमें भी एयरवे प्रेशर बढ़ रहा है, और ट्यूब किंग है उसके अंदर भी एयरवे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो उसके अंदर भी हो रहा है, तो आपको इसके अंदर कोई आप देखेंगे वहां पर इवन मॉनिटर के ऊपर भी आपको कुछ चीज पे आप तवज्जो देंगे? जी सर, इस चीज पे हेमोडायनेमिक्स मैं और सिर्फ PIP एंड हाँ मतलब प्लेटू प्रेशर और पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, ठीक है, जी आपको दोनों में से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। जी सर। अगर इंस्पिरेटरी सॉरी ये जो अगर ब्रोंकोस्पैज्म है फॉर एग्जांपल, तो इन एडिशन टू एयरवे प्रेशर आपको और क्या चीज मिल सकती है? सर पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर भी बढ़ा होगा। नहीं वो ठीक है, वो पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर बड़ा होगा, तो आपको मॉनिटर पे आप सोचे मॉनिटर पे आपको क्या चीज नजर आएगी? एंटाइटल CO2 एंटाइटल CO2 के ग्राफ से वो चीज कोरिलेट हो सकती है, जी आपकी सर। जो फाइंडिंग है वो उसके साथ कोरिलेट हो सकती है। प्लस हो सकता है कि आप ये ब्रोंकोस्पैज्म ट्रिगर हुआ हो सकता है उस टाइम पे आपने कोई ब्लड दे रहे हो सकता है पे आपने कोई ऐसी दवाई दी है जिसकी वजह से उसको रिएक्शन हो गया, ठीक है, जी तो एनाफिलैक्सिस जो होती है। एनाफिलैक्सिस भी हो सकता है, ठीक है, फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी एयरवे प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपोक्सिया भी होगा, एयरवे ब्रोंकोस्पैज्म भी हो सकता है, और तो आपने यहाँ पे ये कहना है कि जो बाकी जो हीमोडायनेमिक रिजल्ट्स होंगे जो वो आपको पूरा बताएंगे, कोई स्पेशल क्रिटिकल स्टेप इन द सर्जरी है जिसके अंदर कोई खास इवेंट हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो रही है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो रीमिंग कर रहे हो, ठक 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 कर रहे हो सकता है कि उस टाइम पे कोई ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, टॉर्निके खोल रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे भी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो मतलब फैट आप एम्बोलिज्म। तो इसका इसका ये जुमला याद रखें कि मैनेजमेंट, रिससिटेशन मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड, एक जुमला आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप इसको कर ले क्लासिफाई, पेशेंट फैक्टर्स, एनेस्थेटिक फैक्टर्स एंड सर्जिकल फैक्टर्स, ठीक है, लेकिन ये वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए कि कुछ पेशेंट फैक्टर्स। अच्छा ये तो अभी तक हम लोगों ने बात की है, ये हमने एनेस्थेटिक फैक्टर्स या सर्जिकल फैक्टर्स या मशीन के फैक्टर्स ये बात की है, अभी हमने पेशेंट के फैक्टर्स के नाम ही नहीं लिए, ये सोचे ही नहीं है क्या इस पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल इवेंट, कोई कार्डिक इवेंट, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ना जिसकी वजह से पेशेंट आपके सामने ये आ रही हो, तो आपने पेशेंट फैक्टर्स को आपने सोच लिया, कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कोई कार्डिक प्रॉब्लम, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपने ये आपने एक आपके दिमाग के अंदर देखें, ये एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर आपका दिमाग कितना यूटिलाइज हुआ,
और यकीन कीजिए कि ये एक सिनेरियो अगर आपको समझ आ जाए ना, तो कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंस इज, समझ लीजिए कि ये पेपर आउट है। क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं टोक्स में, आईएमएम में, एमसीपीएस में, एफसीपीएस में, हर जगह पे यही क्रिटिकल इंसिडेंट्स पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर अब आपको और थोड़े थोड़े फीचर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टेंशन न्यूमोथोरक्स हो गया है, तो वो कौन से पेशेंट्स के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें टेंशन न्यूमोथोरक्स हो जाए? सर पेशेंट सीओपीडी को, ओके, और इसके अलावा अगर कोई ट्रॉमेटिक पेशेंट आए, जैसे कि कोई और आरटीए के साथ आए। हाँ जी, देखें टेंशन न्यूमोथोरक्स जो है ना वो ट्रॉमा के साथ ज्यादा एसोसिएट होगा। सीओपीडी के अंदर जो है वो नॉर्मल सिंपल न्यूमोथोरक्स होगा। वो टेंशन न्यूमोथोरक्स होने को तो हो सकता है, लेकिन टेंशन न्यूमोथोरक्स से ज्यादा चांसेस होंगे सिंपल न्यूमोथोरक्स को के। ठीक है, जबकि टेंशन न्यूमोथोरक्स में सबसे पहले आप ट्रॉमा बताइए। ठीक है, ये आपके दिमाग में ट्रॉमा की बात आनी चाहिए। ठीक है, ट्रॉमा के अंदर रिब फ्रैक्चर है ठीक है या कोई थोरेसिक इंजरी है, तो उसकी वजह से हीमोन्यूमोथोरक्स हो गया है। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल टेंशन न्यूमोथोरक्स है तो आप क्या करेंगे? तो सर हम पहले तो उसको डायग्नोज कर लिया, उसके बाद हम इसकी जो है ना वो थ्रैकोसिंथेसिस करेंगे, नीडल नीडल थ्रैकोसिंथेसिस। इस मौके पे एग्जाम के जो पास जो होगा ना, एग्जामिनर के पास जो की, उसके अंदर आपने स्टॉप, मैंने कहा ना कि हर चीज में एक स्टॉप का लफ्ज याद रख ले। जी चाहे वो कोई दवाई स्टॉप हो, चाहे वो ब्लड स्टॉप हो, चाहे वो सर्किट के अंदर की कोई चीज स्टॉप हो, और साथ यहाँ पे सर्जन को भी आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है, आप सर्जन को जी इन्फॉर्म करेंगे या कॉल फॉर हेल्प पहले ही हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो आप उसके अंदर नीडल करेंगे, आप उसको डिफ्लेट करेंगे, और फिर उसके बाद सर उसके बाद हम जो है ना चेस्ट इंट्यूबेशन के लिए सर्जन को करेंगे, ऑन बोर्ड लेंगे कि चेस्ट इंट्यूबेशन को कैरी ऑन करें। देखिए, जब टेंशन न्यूमोथोरक्स आ जाता है नाम, तो उसके साथ कुछ और भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सर एयरवे वन लंग वेंटिलेशन को स्टार्ट कर देंगे। वन लंग वेंटिलेशन को, जी ओके। सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, वन लंग वेंटिलेशन को क्यों करेंगे? सर एक अगर आपकी टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, अगर उसमें उसको वेंटिलेट करते रहेंगे तो वो एज ए वेल्व काम करेगा। अगर तो तो आपने आपने नीडल डिफ्लेट से कर दिया ना। जी जी अब आपने जब डिफ्लेट कर दिया है तब तो एयर एंट्री शुरू हो जाएगी। ये ठीक है, आपकी पॉइंट ठीक है। ये आप इसके लिए ये कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा एयरवे प्रेशर बहुत ज्यादा आप नहीं ज्यादा होंगे, तो टेंशन न्यूमोथोरक्स में एक और चीज भी होती है, सिर्फ रिस्पिरेटरी एलिमेंट नहीं होता। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? कार्डियक कार्डियक की कार्डियोवैस्कुलर। वजह तो आप उसमें फ्लूइड नहीं देंगे, आप उसको हीमोडायनेमिक सपोर्ट के लिए आपको वेजोप्रेसर या आइनोट्रोप की जरूरत नहीं होगी, फ्लूइड की जरूरत नहीं जी होगी। सर वेरी बार हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो आपने ये बोलना है वहां पे ये आपको बोलना पड़ेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी यही आंसर है, फैट एम्बोलिज्म में भी यही आंसर है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में भी यही आंसर है। सारों के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी चीज है ना जो सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर आपका, फिर वही ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये आपकी, ये सिर्फ इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। कोई भी सिनेरियो आ गया, यही अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स द अप्रोच विच यू कैन यूज इन एनी क्रिटिकल इंसिडेंस रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यही अप्रोच है इसका। और मसले की बात है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसी तरह ही है। वो आपको वाइवे में पता लग जाएगा कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। अगर वो न्यूरो सर्जरी हो रही है तो वो आप एयर एम्बोलिज्म देख लें। अगर ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो रही है या एक कोई एट रिस्क पेशेंट है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ चले जाए। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की तरफ चले जाए। अगर जो है वो कौन सा रह गया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, फैट एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म, और एक एक और कौन सा रह गया, एयर। हाँ यही है, ठीक है ना। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि ये एक हाइपोक्सिया आपको कहाँ कहाँ पे लेके जा सकता है। सिंपल हो सकता है पल्स ऑक्सीमीटर की प्रॉब्लम हो, पल्स, फिर हाइपोक्सिया बेसिकली ना हो उसको, उसका ब्लड प्रेशर कम हो या पेरिफेरीज कोल्ड हो, उसकी वजह से पल्स ऑक्सीमीटर उसको सही तरह पिक ना कर रहा हो। तो आपने साथ ये भी, जब आप इक्विपमेंट के बारे में बता रही थी ना, तो आपने वो सर्किट के बारे में बात कर दी, लेकिन आपने साथ ये भी बताना है कि जो आप पल्स ऑक्सीमीटर के वेव फॉर्म देखेंगे आप। ठीक है,
कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर का वेव फॉर्म ठीक है और सैचुरेशन कम है, तो इसका मतलब है वो वाकई में सैचुरेशन कम है, ठीक है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन भी कम आ रही है लेकिन वेव फॉर्म भी डिस्टॉर्टेड सा आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली पल्स ऑक्सीमीटर का मेल फंक्शन है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ सम हिना, सम इंटरफेरेंस हो रही है, चाहे वो कोल्ड पेरिफ्रीज हैं, चाहे वो कार्डिक आउटपुट नहीं है, चाहे वो कोई भी रीजन है, तो अदर रीजन विल बी देयर, ठीक है। तो ये इसमें है चीजें। बाकी ये है कि आपका जो है वो आपने कोई ड्रग की ओवरडोज कर दी है, मतलब आप सारे फैक्टर्स बता सकते हैं। आप हाइपोक्सिक मिक्सचर दे रहे हैं, लो फ्लो एनेस्थीसिया दे रहे हैं, आप ने कोई ड्रग की ओवरडोज कर दी है, उससे हाइपोक्सी कार्डियोवैस्कुलर हुआ है, साथ हाइपोक्सिया शुरू हो गया है। एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक एज ग्रुप रिलेटेड चीजें होंगी, कोई ऐसी चीज मतलब लाइक ये कि देयर विल बी हेल ऑफ, तो अप्रोच उसके अंदर यही होगी, ठीक है। तो ये इंट्रा ऑपरेटिव हाइपो, अगर ब्रोंकोस्पैज्म है तो आप ब्रोंकोस्पैज्म को ट्रीट करेंगे, अगर एम्बुलिज्म है तो आपकी इनिशियल सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ आप उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और आप उसको उसको एंटीकोएगुलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है या फैट एम्बोलिज्म है तो वो उसकी सपोर्टिव केयर ही है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट तो है नहीं। अगर जो है वो ट्यूब किंक हो रही है तो आपने ट्यूब की फिक्सेशन को बेहतर करेंगे। अगर सिक्रीशंस हैं या कोई म्यूकस प्लग है तो आप उसको, क्या नाम है उसका, उसकी सक्शन करेंगे। अगर एंडोब्रोंकियल हो गई है तो आप उसको पोजीशन को करेंगे। अगर कोई ऐसी सर्जरी हो रही है जिसकी वजह जिसके अंदर किसी पोजीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पोजीशन को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। या आप जैसे अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दरमियान में हो रहा है तो जो वीक्यू मिसमैच अगर कॉज है तो आप फॉर द टाइम बीइंग आप उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप उसको डिफ्लेट करवा सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि भाई उसको आप मतलब लाइक कि आप रिस्पिरेटरी पैरामीटर्स को चेंज हो सकता है, आप कम FiO2 दे रहे हैं, हो सकता है आप कम मिनट वेंटिलेशन दे रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा इस एक टॉपिक के अंदर। और एक्चुअली ये टिप ऑफ आइसबर्ग है नाम हाइपोक्सिया, इसके अंदर आप जितनी मर्जी चीजें हैं वो घुसा लें, ठीक है। तो कोई कोई जी। क्वेश्चन, ये समझ आ गया ये डिस्कशन? देखें आपने कहाँ से बात शुरू की थी और वो बात कहाँ से आपको पता था, सब कुछ था, लेकिन अब आप उसको कंपाइल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो कंपाइल करने जी। के लिए ये इसको क्या कहेंगे, दरिया को कूजे में बंद करना। तो दैट इज अ आर्ट विच यू विल ओनली गेट बाय प्रैक्टिस, ठीक है। जी सर। अच्छा, अगला जो है ना वो है, अगला आप कौन बताएगा? शमुना? जी जी अच्छा, एक पेशेंट है, उसके अंदर इंट्राऑपरेटिवली, अच्छा एक मिनट सॉरी, इसके अंदर एक पोर्शन अभी रह गया है रीजनल एनेस्थीसिया के दरमियान में, तो वो बाकी सारी बातें तकरीबन यही होंगी। उसके अंदर अगर रीजनल एनेस्थीसिया है तो हाई स्पाइनल, टोटल स्पाइनल, अगर जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हैं तो उसके अंदर भी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, किसी आपने ऐसा ब्लॉक लगाया है, या उसके अंदर आपका जो है ना कोई वही बाकी सारी बातें कॉमन है का, जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो कॉमन रहेंगे। सिर्फ जो रिस्पिरेटरी रिलेटेड जो चीजें हैं ना उनके अंदर एक दो चीजें एक्स्ट्रा होगी। लास्ट हो सकता है हाई स्पाइनल, हो सकता है टोटल स्पाइनल, हो सकता है और रिस्पिरेटरी मसल की फटीग हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। और जो हाइपोथर्मिया में शिवरिंग हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि मतलब लाइक ये कि जब आपने रीजनल एनेस्थीसिया दिया तो उसके अंदर पेशेंट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सारी चीजें। लेकिन ये है कि आपको, अगर आपसे वो पूछे तो आप, अगर आपको सिनेरियो नहीं दिया हुआ उसने तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे, रीजनल में हो रहा है कि जीए में हो रहा है। हाँ, आप अपने आप को एक सिर्फ डायमेंशन में ना ले जाएंगे, सिर्फ जीए में ही हो सकता है, रीजनल एनेस्थीसिया के दरमियान के अंदर भी आप को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा अगला ये समझ आ गया ना, ये इसके अंदर ये कुछ बातें और एक्स्ट्रा थी। हाई स्पाइनल टोटल स्पाइनल का फर्क पता है? कौन बताएगा हाई स्पाइनल टोटल स्पाइनल का फर्क? जी आंसर देने से सौरथ आप बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई स्पाइनल एंड टोटल स्पाइनल? शमूना आप बता दो।
सर हायर स्पाइनल में T4 तक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और टोटल स्पाइनल में सर्वाइकल लेवल तक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। देखें T4 तक तो आप मुझे एक बात बताएं, सिजेरियन सेक्शन के लिए जो लेवल ऑफ एनेस्थीसिया क्या चाहिए होता है? T4 तो T4 फिर हाई स्पाइनल हो गया। जब आपके कार्डिक जब मतलब सर्वाइकल लेवल पे चले जाता है तो टोटल स्पाइनल हो जाता है सर। रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हाई स्पाइनल हो जाएगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। आपने जो हाई स्पाइनल, जो टोटल स्पाइनल आप बता रही हैं वो सही बता रही हैं। टोटल स्पाइनल के अंदर डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, सर्वाइकल सेगमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, आपकी जो है वो क्या उसको कहते हैं, फ्रेनिक नर्व उड़ जाएगी। ठीक है। हाँ। तो आप पेशेंट जब तक उसका इफेक्ट खत्म नहीं होगा तब तक यू हैव टू वेंटिलेट द पेशेंट। ठीक है। लेकिन हाई स्पाइनल इज नॉट व्हाट यू आर टेलिंग। हाई स्पाइनल इज व्हेन हायर सेगमेंट्स आर इन्वॉल्व। एक्चुअली ट्रू सेंस में हाई स्पाइनल अगर आप पेशेंट को जिस लेवल पे आप देना चाह रहे हैं उससे हाई लेवल पे चला जाए तो दैट एक्चुअली थ्योरेटिकली दैट इज हाई स्पाइनल। लेकिन यूजुअली वर्चुअली हम कहते हैं हाई स्पाइनल उस वक्त कहते हैं जब कार्डियो एक्सेलरेटरी फाइबर्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम T1 to T4। ठीक है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सडन ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होती है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज खत्म हो जाता है, सॉरी सिंपैथेटिक सप्लाई टू हार्ट खत्म हो जाती है, तो सडन ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होती है। ठीक है। उसकी वजह से ट्रांजिएंट हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ब्रेन की वजह से ट्रांजिएंट एपनिया हो सकता है। ठीक है। तो इनिशियली यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई स्पाइनल एंड टोटल स्पाइनल, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ब्लड प्रेशर को करेक्ट कर देंगे तो हाई स्पाइनल के अंदर पेशेंट की रिस्पिरेशन वापस आ जाएगी, जबकि टोटल स्पाइनल में वापस नहीं आएगी। तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है बिटवीन हाई स्पाइनल एंड टोटल स्पाइनल। ठीक है। ब्रेन की हाइपरपरफ्यूजन होगी तो पेशेंट एपनिया में चला जाएगा, सीवियर हाइपोटेंशन होगी। ठीक है। तो लेकिन वो रिवर्स हो जाएगी जब आप हाइपोटेंशन को करेक्ट सर एक और डिफरेंस भी तो आएगा ना इसमें। वो क्या है कि अगर इमीडिएट मतलब टोटल स्पाइनल हो गया तो सर उसमें तो कार्डियक के साथ फिर रेस्पिरेटरी चेंज भी बहुत जल्दी आ जाती है ना सर। तो ये तो आपको यही तो मैं बता रहा हूँ, एपनिया की बात कर रहे हैं ना। उसके अंदर जो एपनिया है वो डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन सेंट्रल हाइपोपरफ्यूजन हो गई है, ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया है कि सेंट्रल ब्रेन की हाइपोपरफ्यूजन हो गई है, उस हाइपोपरफ्यूजन की वजह से कॉन्शियस लेवल डिटोरेट हो गया और उस वजह से एपनिया में चला गया पेशेंट। ये तो हाई स्पाइनल हो गया ना सर। हाई स्पाइनल है जी। और सर टोटल में तो फिर उसके साथ वैसे उठ जाती है। नादिर आपने मेरी बात गौर से सुनी? आपने मेरी बात को गौर से सुना नहीं है। आप सवाल पूछिए पहले। जी जी पूछे सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि एक तो आपने डिफरेंशिएट बताया ना कि उसके बाद आप वायोकंस्ट्रिक्टर देते हैं तो पेशेंट स्टेबल हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है, फ्लूइड देते हैं तो वो ये एक हाई स्पाइनल की इंडिकेशन है डिफरेंशिएशन में टोटल और स्पाइनल में। सर मैं सर ये कह रहा था कि ये जो टाइम आप बता रहे हैं कि हाई स्पाइनल लगा है, पहले उसकी ब्रेडी में जाएगा, फिर रिस्पिरेशन वाली तरफ आएगा, साइनोसिस और इस तरह, मतलब ये थोड़ा सा टाइम, और अगर उसी वक्त हाई स्पाइनल भी लग जाता है पोजीशन की वजह से तो थोड़ा सा टाइम मैनेज होगा। आपने मेरी बात सुनी नहीं है, मैं अपनी बात दोबारा से कोट कर रहा हूं, आप गौर से सुने। मैंने आपको ये कहा है कि इनिशियली इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डिफरेंशिएट, दोनों के अंदर एक जैसी पिक्चर होगी, दोनों में हाइपोटेंशन होगी, दोनों में ब्रेडिकार्डिया होगा, दोनों में एपनिया होगा, दोनों में सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर को वो कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर को आप रिज्यूम कर देते हैं, आप उसको वेज़ोप्रेसर देते हैं, आइनोट्रोप देते हैं, और ब्लड प्रेशर जब रिज्यूम हो जाएगा तो पेशेंट की रिस्पिरेटरी एफर्ट वापस आ सकती है। ठीक है। आप उस वक्त तो एयर पे ब्रीदिंग सर्कुलेशन करके आप उसको इंटुबेट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो हाई स्पाइनल होगा तो पेशेंट की रिस्पिरेटरी एफर्ट अर्ली वापस आ सकती है, जबकि जो टोटल स्पाइनल के अंदर क्योंकि स्पाइनल फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व है, मेन डायफ्राम की सप्लाई है वो उससे होती है, इस वजह से वो फौरी तौर पे रिज्यूम नहीं होगा, उसका ज्यादा लॉन्ग इफेक्ट होगा। ठीक है। समझ बात है, ये मैं डिफरेंशिएट कर रहा था। और तीसरी जो कंडीशन है, एक बात ये आपसे पूछनी थी, जब ये कहते हैं हाई स्पाइनल तो इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर होता है कि इतने लेवल्स अबव जाएंगे तो इसको हाई स्पाइनल कहेंगे? ये तो जो आपको रिक्वायर्ड होता है थोरेसिक लेवल, अगर हाई थोरेसिक चला गया है जिसमें T4 से ऊपर चला गया, वैसे आपने लेवल चाहते थे आप T10, आपने जो ब्लॉक लगाया है वो T5 तक चला गया है, तो एक्चुअली इन वर्चुअल सेंस इट इज हाई स्पाइनल। लेकिन
जो हाई स्पाइनल को हम जो कोट किया जाता है, जिसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जितना हाई स्पाइनल होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर फॉल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब T4 से ऊपर चला जाएगा तो वो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक ठीक है। T4 से नीचे जो है वो सिम्पैथेक्टमी हो रही है, हार्ट को कुछ नहीं हो रहा, हार्ट बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसलिए जब आप स्पाइनल लगाते हैं तो जो हाइपोटेंशन होती है उसमें साथ टैकीकार्डिया हो रहा होता है यूजुअली। वो अलग बात है कि वो एक बेजोल्ट जेलिश रिफ्लेक्स की तरह वो ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो है वो उसके अंदर टैकीकार्डिया होता है एज अ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। लेकिन जब आपका जब लेवल T4 से ऊपर चला गया तो अब सिम्पैथेक्टमी हो गई है। जब सिम्पैथेक्टमी सॉरी कार्डियो एक्सीलरेटरी फाइबर्स चले गए तो जो हार्ट की पूरी बॉडी को पंपिंग कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी खत्म हो गई है। तो जो वेगस आंटी हैं वो कंट्रोल टेक ओवर कर लेंगी, तो वेगस की वजह से सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी। यानी कि जो नॉर्मली पेशेंट हमारा जो जिस्म होता है वो उसमें दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे होते हैं, उनका एक बैलेंस होता है। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो सिस्टम होता है। बच्चों के अंदर वेगल टोन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ब्रेडिकार्डिया में जाने के उनके चांसेस होते हैं। उनके अंदर सिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स इतने एडवांस नहीं होते, उनके अंदर सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता। यही ओल्ड एज में होता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी ये बैलेंस आउट हो जाएगा, आपने सिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, तो वो ओवर ड्रिवन हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई बात? जी आगे। अच्छा, अब अगला जी सर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शमूना आपने बताना है। दूसरी जो है CO2 के साथ दूसरी चीज होती है CO2। तो इंट्रा ऑपरेटिवली जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान में CO2 बढ़नी शुरू हो गई है। अगेन सेम, आपने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन उसको मैंने जो अप्रोच बताई थी वो यही थी कि आपको इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे आप। CO2 बढ़नी शुरू हो गई है, व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जी शमूना। CO2 अगर आपकी इंक्रीज हो जाए तो आपकी डिस्कनेक्ट हो सकती है, EDT, एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो सकती है, एंडोब्रोंकियल में CO2 बढ़ेगी, इनमें डिस्कनेक्ट डिक्रीज के होगी। अंदर CO2 बढ़ेगी। नहीं, दोनों में डिक्रीज होगी। वैसे आप CO2 बनती कैसे है? बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो जब भी बिल्कुल। CO2 बढ़ती अच्छा, है। उसमें आपका आता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाँ जी, हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, सेप्सिस में पॉसिबिलिटी है, लेकिन नहीं, फीवर में हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा इसमें? एक बस अभी तो ये- कंडीशन याद है आपको, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम? जी बिल्कुल, उसमें भी होगा। यस। अगर आप उसकी क्या नाम है उसका, वैसे ही आप उसको हाइपोवेंटिलेट कर रहे हैं तो उसमें भी हाइपर कैप्निया हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो है वेंटिलेशन एडिक्वेट नहीं है तो उसमें भी हो जाएगा। तो उसमें वही वाली क्लासिफाई में आप इसकी अगर आपको जो अप्रोच होगी वो यही होगी, इमीडिएटली आप उसको बैग मास वेंटिलेशन पे ले लेंगे। आप देखेंगे उसकी क्या नाम है उसकी कंप्लायंस कैसे है, आप वेंटिलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या कॉजेज हो सकती है? नार्कोटिक ओवरडोज। नार्कोटिक ओवरडोज GA के अंदर लीस्ट लाइकली है ना, वो तो आप कंट्रोल वेंटिलेशन कर रहे हैं ना। तो कंट्रोल वेंटिलेशन के अंदर तो ये तो अगर आपने नार्कोटिक दिया है और आपने उसको वेंटिलेट नहीं कर रहे, सॉरी मतलब पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर है, उसके अंदर जो ये आपका वो होता है सोडा लाइम, और उससे भी उसके अगर एग्जॉस्शन हो उसमें भी होता है। बिल्कुल सोडा लाइम के अंदर भी होगा। अगर कोई जो यूनिलैटरल वाल्व्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी होगा। जो CO2 का वाल्व है वो नहीं हो रहा, जी हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा लो फ्लो एनेस्थीसिया कर रहे हैं उसके अंदर भी हाइपर कैप्निया हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट सीओपीडी हो तो ये पेशेंट COPD है, बेस लाइन ही ज्यादा है तो आपने, और साथ इसके अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होगा तो अब आपने आंसर देने के लिए कॉल फॉर हेल्प, 100% ऑक्सीजन, कंफर्म द वेंटिलेशन, और साथ आप जो दूसरे पैरामीटर्स हैं। तो अगर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है लाइक थायराइड क्राइसिस या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, तो इसके अंदर और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स साथ आएंगे?
मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में तो आपकी मसल रिजिडिटी होती है बेसिक। ओके, और इसके अलावा फीवर होगा उसमें। वो वेरी गुड। देखें, अब आपको मैं यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट में हो सकता है कि आपको मसल रिजिडिटी ना पता चले, एंडोट्रेशियल ट्यूब डली हुई है ना, तो ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर क्या होगा उस टाइम पे? मसल रिजिडिटी। नहीं, ज्यादा प्रोमिनेंट मसल हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे इंट्रा ऑपरेटिवली जब है ना, तो वो आपका हाइपरथर्मिया टैकीकार्डिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया टैकीकार्डिया, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, और इन एडिशन टू दैट आपका जो CO2 बढ़ रहा है, और पैटर्न उसका एस्केलेटिंग है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट टू द वेंटिलेशन। ठीक है, और आपने कोई ट्रिगरिंग एजेंट यूज किया है, फॉर एग्जांपल अगर इंटुबेशन के वक्त हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने सक्सामिथोनियम दिए। ठीक है, और अगर आपने सक्सामिथोनियम नहीं दिया और आपने इनहेलेशनल एजेंट दिया तो उसके अंदर भी हो सकता है। तो अगर हम स्पेसिफिकली अगर पहले मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ही बात कर लें तो आप क्या करेंगी फौरी तौर पे? स्टॉप द ट्रिगरिंग एजेंट। कैसे? इनहेलेशन एजेंट सारे बंद करेंगे और सिर्फ ऑक्सीजन देंगे। उसी मशीन से? नहीं, मशीन तो चेंज करने में जो न्यू रिकमेंडेशन है उसमें लेट हो जाता है टाइम, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप फौरी तौर पे उसको सर्किट को डिस्कनेक्ट करके एम्बू बैग पे लेके और ऑक्सीजन के साथ अटैच कर लें। यही पहले भी रिकमेंडेशन यही थी, हमेशा यही है। फौरी तौर पे आप मशीन को डिस्कनेक्ट कर देंगे, एम्बू के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे, और यू विल लुक फॉर सर वेपर फ्री मशीन। ठीक है, वो नई मशीन जिसमें वेपर ना हो। ठीक है, वो इमीडिएटली आपने ये किया, और फिर आपने क्या किया? साथ ही कॉल फॉर हेल्प। वेरी गुड। और इन्फॉर्म द सर्जन। ओके, और उसके बाद जो है आप डेंटोलिन के लिए प्रिपेयर करने के लिए वेरी गुड, और कहेंगे। और कूलिंग मेजर्स करेंगे, एबीजीज करेंगे फौरन। ठीक है, अब आपने देखे ना, आपको अब आप ठीक कह रही हैं, आपने ट्रिगरिंग एजेंट को खत्म कर दिया, आपने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी, हाइपरथर्मिया हो रहा है, हाइपरथर्मिया के लिए आपने कुछ नहीं किया, मरीज का टेम्परेचर 40। कूलिंग मेजर्स कूलिंग मेजर्स कैसे करेंगे? कूलिंग मेजर्स ब्लैंकेट्स वगैरह हटा देंगे, टेम्परेचर को उसका रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? सेलाइन लेवाज कर सकते हैं थ्रू कैथेटर। कहाँ, कौन से कैथेटर? फोलिस से और फोलिस से कर सकते हैं, एनजी डाल के स्टमक के थ्रू कर सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर दे सकते हैं उसमें। स्पंजिंग करेंगे, आप पेशेंट को एक्सपोज कर देंगे? स्पंजिंग भी करेंगे, पेशेंट को एक्सपोज करके पूरी बॉडी की उसकी स्पंजिंग करेंगे। ठीक है, कोल्ड सेलाइन देंगे थ्रू एनजी, कोल्ड सेलाइन देंगे थ्रू फोलिस। ठीक है, पैरास्टामोल दे सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपका उस टाइम पे अब अगला और क्या चीज होने लगेगी? सीवियर एसिडोसिस होगा, CO2 ज्यादा है, तो एसिडोसिस के लिए क्या देंगे? बाइका भी देंगे। बाइक आप देंगे। ठीक है, बाइक आपके आप इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे उसके, या आप बोलस दे देंगे। ठीक है, उसके साथ आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे। राइट। ठीक है, और इन द मीन टाइम आपने डेंटोलिन प्रिपेयर कर ली। डेंटोलिन की कितनी डोज होती है? 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी। इसकी फिक्स डोज है 2.5 मिलीग्राम पर केजी। 2.5 mg per kg। और मैक्सिमम डोज कितनी है? मैक्सिमम 10 mg। 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, 10 मिलीग्राम पर केजी मैक्सिमम है। अब वो आप रिपीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, डेंटोलिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? नहीं, ये नहीं मुझे पता। रैनोडिन रिसेप्टर्स पे। ठीक है, आंसर आपका ठीक है, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम हुई है वहीं पर इफेक्ट करेगी, तो कैल्शियम की रिलीज को रोकेगा ये। ठीक, कैल्शियम की रिलीज को रोकता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके इफेक्ट करता है जी। ठीक है, और ये डेंट्रोलिन जो वैसे ही, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने वो करना है हाइपर कार्बिया के साथ ही वो करना है, तो डेंट्रोलिन एक्चुअली हाइपर जो थायराइड क्राइसिस है ना, उसमें भी दी जा सकती है। ठीक है, मेटाबॉलिक उसको करने के लिए ये सारी चीज आपने की। आपने बाइकअप कर दिया, आपने फोलिस दिया, आपने फ्लूइड किया, और आपने फौरी तौर पे आप आईसीयू में बेड का कह देंगे।
और जो है वो आप उनके अटेंडेंट्स को आप काउंसलिंग करेंगे, इंटरनेशनल जो इदारा है उसको आप रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, और सपोर्टिव मैयर होगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करेंगे सर। हाँ जी, एसिडोसिस, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आर फ्रेंड। तो जब भी हाइड्रोजन होगा तो साथ पोटेशियम भी आ जाएगा। तो आप हाइपरकैलेमिया की वजह से एरिथमियाज अगर हो रहे हैं तो आप उनको ट्रीट करेंगे। और सर डायूरेसिस भी करेंगे ना उसमें, रैप्डोमाइलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए? रैप्डोमाइलिसिस उससे नहीं प्रिवेंट होगा, ARF को बचाने के लिए आप उसमें फ्लूइड देंगे। रैप्डोमाइलिसिस तो हो रहा है, रैप्डोमाइलिसिस को तो रोकने के लिए आप हाइड्रेशन नहीं होती उसके लिए? फिर हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन भी होगी, हाइड्रेशन तो देंगे, हाइड्रेशन करेंगे और साथ आप डायूरेसिस इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग, आप उसमें आप वो भी यूज करेंगे, क्या उसको कहते हैं, मैनिटोल। तो वो मायोग्लोबिन यूरिया के लिए आपने ये कर रहे हैं, लेकिन जब तक रैप्डोमाइलिसिस नहीं खत्म हो रहा तब तक आप मायोग्लोबिन को नहीं, क्योंकि ये चीज में थोड़ा इमीडिएटली भी हो सकता है हेमोलिसिस, ये इमीडिएटली इतना सीवियर भी हो सकता है कि आपका विद इन मिनट्स ये सारा काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली बहरहाल ये उसकी रजीम होगी। आप आपने एसिडोसिस को ट्रीट करेंगे, आप आपने मेटाबॉलिज्म को देखें ना, अलग अलग जो चीजें हो रही हैं उनको करते जाएं। आप हो सकता है आपको बीटा ब्लॉकर देंगे, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, अगर जरूरत है तो आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। आप जो है वो क्या उसको कहते हैं, जो मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपने ट्रिगरिंग फैक्टर को खत्म कर दिया और आपने डेंट्रोलिन दी, ठीक है। एसिडोसिस के लिए आपने बाइकार्ब दिया, टेम्परेचर के लिए आपने कूलिंग मैन्यूअर्स करे पूरी बॉडी पे। यही तरतीब है, यही सारी चीजें, ठीक है। कैल्शियम भी देंगे, आप कैल्शियम भी देंगे कार्डियो उसको हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यही इसी सिनेरियो के अंदर अगर ये पेशेंट का, अगर हम यहाँ क्योंकि तकरीबन 80% बातें कॉमन है, यहीं पर एक पेशेंट जो है वो थायराइड क्राइसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऑलमोस्ट इसमें यही सब चीजें होती हैं, सवाए इसके कि ड्रग्स में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? प्रोपाइल थायोरेसिल देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे। और क्यों वजह किस वजह के लिए? प्रोपाइल थायोरेसिल तो आपकी कन्वर्जन को रोकेगा। हाँ, कन्वर्शन को रोकने के लिए कौन कौन सी दवाइयां देंगे शमूना? प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं ना। कन्वर्शन को रोकने के लिए जी। प्रोपाइल थायोरेसिल किस तरह देंगे? आईवी देंगे? नहीं, वो तो एनजी के थ्रू देते हैं। एनजी के थ्रू देते हैं, उसका इफेक्ट फौरी तौर पे नहीं आएगा। फौरी तौर पे आप बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर तो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा ना। स्टेरॉइड्स पेरिफेरल कन्वर्शन को भी रोकता है, प्रोपेनोलोल, ठीक है। आईवी प्रोपेनोलोल देंगे, बाकी सारे मैनूवर्स तकरीबन सेम हो, बाकी सब कुछ हो सकता है जो उसके अंदर है, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किसके अंदर होगा? बाकी सारी चीजें कॉमन है, इसलिए वो उसमें सिर्फ ये ज़हन में रखें कि एस्प्रिन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि एस्प्रिन जो है वो फ्री थायराइड हार्मोन को अपनी मतलब लाइक है कि वो फ्री थायराइड हार्मोन बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट अबाउट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम? Neuroleptic, in which patients neuroleptic malignant syndrome can occur? The patient who are taking psychotic medications. Like? Is it antipsychotic or antidepressant? Antidepressant. Antidepressant. Okay. What will you do? सर असल में इसमें ये होता है कि सेरोटोनिन इनहिबिटर्स लेते हैं जो लोग, और उसके साथ अगर कोई जो है ना इस तरह की मेडिसिन हम लोग उसको बंद ना करवाएं, और जनरल एनेस्थीसिया में से कुछ मेडिसिन है जो उसको कर देती हैं, ट्रिगर कर देती हैं, और सेरोटोनिन जो है वो अकुमुलेट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम हो जाता है।
तो पहले ये ज़हन में रखें कि शमूना आपने जो गलती बोली है ना, वो एंटी साइकोटिक नहीं होता, एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। ठीक है। और उसके अंदर भी आपने बेसिकली सपोर्टिव मैनेजमेंट करना होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। एट दैट टाइम सपोर्टिव मैनेजमेंट ही होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस और वैसे हाइपर कार्बिया के साथ हाइपरथर्मिया और किन कंडीशंस में हो सकता है? हीट स्ट्रोक होता है? हीट स्ट्रोक भी इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है, ठीक है। और अगर सब्सटेंस अब्यूज जो होता है, कौन सा? एक्सटेसी जो होता है, सब्सटेंस अब्यूज में एक्सटेसी, कोकेन, इससे भी मसल रिजिडिटी होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसके अंदर भी आप पेशेंट फैक्टर, एनेस्थेटिक फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर कौन सा हो सकता है? सर्जिकल फैक्टर कोई हो सकता है? स्टेंट सर्जरी में होता है सर, कौन सी? स्टेबिज्म में। स्टेबिज्म सौरत आपकी आवाज स्क्वांट। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोले। सर स्क्विंट में, आई की सर्जरी में। नहीं, हाइपर कार्बिया। अच्छा, हाइपर कार्बिया सर, उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है। लेप्रोस्कोपिक, ठीक है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। और जो आपके जो ओएसए के पेशेंट है या कोई भी रिस्पिरेटरी डिजीज है जो CO2 रिटेन कर रहा है, COPD है या और कोई इस तरह की चीज है, ठीक है। और अगर कोई मसल वीकनेस का पेशेंट है, उनके अंदर भी आपको हाइपरकार्बिया हो सकता है, इंट्राऑपरेटिवली भी हो सकता है। और इनके अंदर ज्यादा चांसेस होती हैं, जिनके अंदर मायोपैथीज होती हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो ये कुछ हाइपरकार्बिया के बारे में है, ठीक है। डॉक्टर सर क्वेश्चन ये है कि थायरोटॉक्सिसिस और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में मेन डिफरेंस क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है हमेशा। देखिए, वो एक स्पेसिफिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो रहा है, ठीक है, और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो रही है। जो थायराइड क्राइसिस होता है उसमें थायराइड हार्मोन मीडिएटेड होता है। थायराइड हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? जी सर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, मिक्स वेवनेस, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इस तरह का एक सवाल आता है। नहीं, आप पहले मैं जो आपने सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब आपको समझ आ गए जी सर। कि जब जो आपने एक चीज आप बहुत लो टेम्परेचर पे बेक कर रहे हैं, आप उसका टेम्परेचर 50 के बजाय 200 कर देंगी तो वो जल जाएंगी ना सारी चीज। तो बॉडी को एक मेटाबॉलिज्म के लिए जितनी हीट की जरूरत है, समझ लें जितने ट्रिगर की जरूरत है, उससे 10 गुना ज्यादा थायराइड हार्मोन आ गया है, तो वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में तबाही मचा देगा ना, तो बहुत ज्यादा CO2 की प्रोडक्शन हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर रिजिडिटी नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर रिजिडिटी नहीं होगी, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपने अगला क्वेश्चन ये पूछा है हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन वाला। नहीं सर, उसमें एक आता है मिक्स वेवनेस, ऑक्सीजन सैचुरेशन। मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या क्वेश्चन होता है? ये होता है कि थायरोटॉक्सिसिस में नॉर्मल होती है, उसमें बढ़ जाती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगी? हाँ सर, यही उसका कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पता नहीं, ये मैं शायद इस वक्त कंसंट्रेट नहीं कर पाया हूँ इस क्वेश्चन पे। एनीवन कैन। सर एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पेपर में आया था कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, कौन सा एजेंट आप नहीं दोगे, जिसमें सक्सा है, आइसो है, CO है, लोकल एनेस्थेटिक्स है और ट्यूबरक्लोर है। तो आप कौन सा एजेंट नहीं देंगे? हाँ, इसमें से कौन सा एजेंट देंगे? इसमें अब 2 है इनहेलेशन एजेंट, एक सक्सा है, एक ट्यूबरक्लोरा है, ट्यूबरक्लोर है, और एक है लोकल एनेस्थेटिक्स। इसमें कौन सा आप एजेंट दोगे? लोकल एनेस्थेटिक आप क्यों देंगे? मतलब एक सर्जरी है जिससे मतलब इसमें लिखा है कि इसमें हम ये क्या देंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस देखें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है ना। आप इसमें लॉजिकली मुझे बताइए कि इसके अंदर आप ट्यूबरक्लोरिन दे सकते हैं ना?
हाँ सर देख सकते हैं ना। तो ट्यूबरकुलोनिन देने या ट्यूबरकुलोनिन ना देने की या लोकल एनेस्थेटिक देने में से बेस्ट आंसर कौन सा बनता है आपके साथ? सर सारे ही जो है ना काज बनते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिक स्वाय डी ट्यूबरकुलोनिन के। नहीं, लोकल एनेस्थेटिक से किस तरह होता है? जी होता है, लिग्नोकेन से होता है सर। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? जी सर। रियली? जी सर एक क्वेश्चन है, ये डॉक्टर सही कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है लिग्नोकेन से। किसी एक क्वेश्चन है, किसी फाइल में एक क्वेश्चन है कि लिग्नोकेन से होता है, मतलब नहीं देंगे आप। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है ये बात। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता। जमील, मिक्स और वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन में क्या होगा? सर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में यूज ही नहीं होगी ना, मसल स्ट्रेस में तो वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और थायराइड में मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है तो उसमें मिक्स वीनस कम होगी। यार मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के एसोसिएशन के अंदर नहीं है मैलिग्नेंट। आइडियली तो जो है ना वो थायराइड में तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म रेट हाई हुआ है ना, ठीक है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कंजप्शन हो रही है, वो हाई मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से हो रही है, यूज होगी ऑक्सीजन इस वजह से। एक सेकंड सॉरी, जो बात पहले वो जो पहला क्वेश्चन है वो वहां पर ही मेरी सुई अटक गई है। लाइडोकेन इज सेफ इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉजेज, नहीं होता। ये पता नहीं कहाँ पे आपने पढ़ा है, लाइडोकेन से तो कोई मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। पार्ट 1 के दरमियान जो है ना, ये मैंने पढ़ा था वहाँ पे उस वक्त होता है, ये मैंने डिस्कस भी किया था। मुझे जो भी हमारे मुल्क के अंदर जो पार्ट 1 की तैयारी होती है ना भाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो दुश्मनों को भी ना उस तरह की। बिलाल तो फैल बैठा हुआ है, बिलाल तो फैल से पूछो। हाँ बिलाल, इस पे जल्दी से क्विक कमेंट, किधर गया बिलाल? ये डॉक्टर फहद ने मुझे कहा था कि होता है, उस वक्त मुझे याद है। बिलाल भाग गया, बिलाल चला गया। लेकिन मैं आपकी इस बात से नहीं एग्री नहीं करता भाई। जो है ना लाइडोकेन का, आई डोंट थिंक सो कि लाइडोकेन का इससे ताल्लुक है। अब आप दूसरा जो क्वेश्चन बता रहे थे वो आप बता दीजिए कि मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन पे किस तरह इफेक्ट होगा? सर वो लॉजिकली मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि थायराइड क्राइसिस में जो है ना क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा होता है, डेफिनेटली उसमें जो है ना सेल की जो सेल का फंक्शन है वो इंक्रीज होता है, बाकी वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, कम होगी डेफिनेटली उसमें। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में जो है ना वो मैकेनिज्म और होता है, सेल उस वक्त टोटली जो ना कह सकते हैं कि डिस्ट्रप्शन हुई होती है हर चीज़ की, वो यूज़ नहीं करता ऑक्सीजन को, तो उसमें मेरे हाल बढ़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर सौरभ, तो ये लाइडोकेन वाले क्वेश्चन पे मैं अभी तक हजम नहीं कर पाया हूँ भाई। अगर किसी को कोई एविडेंस मिले तो शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने किसी और से पूछा था, उनको भी समझ, उन्होंने डिसएग्री किया था इस बात पे, उनको भी समझ में नहीं आया था। आपको मैं ना एक मेरी ये इस आपको मुखातिब करके मैं सारे वो लोग के जिन्होंने रिटर्न देना है उनसे मैं ना हाथ, मोबाइल पे मैं कैमरा नहीं ऑन कर रहा, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि मैंने आप लोगों के सामने हाथ जोड़े हुए हैं और हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि पुराने क्वेश्चंस को अपने दिमाग से निकाल दें। आप लोग अगर अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने आप को इतना डिग्रेड कर रहे हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं कर सकते और आप लोगों को वही रटे रटाए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके आपने देना है और उसी से ही आप पास होंगे ना, तो फिर मेरे हाथ खड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए ये आप सब लोग मेरे लिए इतने स्पेशल हैं कि आप सब लोगों पे मुझे 100% यकीन है कि आप सब लोग अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो यू पीपल आर नॉट सो सब स्टैंडर्ड कि आप लोगों को सिर्फ पुराने क्वेश्चंस की जरूरत है। ठीक है, अब आपको लॉजिकली करना ये चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब आपके जैसे क्वेश्चन आपको वो दिमाग में है ना, तो आप उसकी लॉजिक को कंफर्म करने की कोशिश करें, और जो सवाल आपकी लॉजिक से नहीं टच करते तो खुदा के लिए उसको छोड़ दें, क्योंकि आप यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन आप वही कर सकते हैं कि जो आपके हाथ में, और आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आपको जो इंटेलिजेंस अल्लाह ने दी है, आप उस इंटेलिजेंस को यूज करो और सारी चीजों का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो मिक्स वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन का आपको समझ आ गया ना? क्यों शौरत? जी सर आ गया। एग्रीड। तो जो दूसरी बात आप कह रही है ना, वो आप इन सवालों को अपने सर पे इतना ना बोझ डालें, आप टॉपिक्स को क्लियर करें। अब आप इसमें कमेंट कीजिए प्लीज, हाइपर कार्बिया और क्या क्या कॉजेज हो सकती है? जस्ट थिंक, हाइपर कार्बिया की या हाइपरथर्मिया की और क्या क्या कॉजेज हो सकती है, एंड व्हाट विल यू डू?
सर हमने बात की ना कि सीओपीडियन में हाइपोवेंटिलेट हो रहा है या मेरेगिन हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया के कॉजेस में आ रहा है। सोडा लाइम हमारा एग्जॉस्ट है, हमारा मेल डिस्पोजिशन ऑफ द यूवेल कोई हमारा है। ठीक है, मतलब ये अभी हम लोगों ने ये सारी डिस्कस की है, ठीक है ना, पेशेंट रिलेटेड। तो इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और आ रहा है कोई? और नहीं आ रहा है। अच्छा, हाइपरथर्मिया का क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है? सर फीवर है, सेप्सिस है, न्यूरोलेप्टिक मेनिक सिंड्रोम है, मेरेगिन हाइपोथर्मिया है और टायरोटॉक्सिस हमने डिस्कस किया। तो ओटी का टेम्परेचर ज्यादा है। जी डॉक्टर हसीब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया। ओके, जब हम टॉर्निके में, इसमें अभी मैं बीच में जिक्र किया था, जब टॉर्निके खुलता है ना तो उस टाइम पे भी हाइपरकार्बिया होता है, ठीक है, लेकिन उस वक्त हाइपरकार्बिया के साथ हाइपोथर्मिया होता है या हाइपरथर्मिया होता है? जी आसिम भाई। जी सर, हाइपोथर्मिया होता है, वेज़ोडाइलेटेशन होती है। वेज़ोडाइलेटेशन होती है, ठीक है। तो ये उसके साथ है। इसके अलावा सर हाइपरथर्मिया में ये हम हाइड्रोजेनिक भी तो करते हैं, जो बेरा कर देते हैं, उसमें जो सारी चीजें हमने कवर किया होता है पेशेंट को इतना, उसमें भी टेम्परेचर रेज हो जाता है। एक और बच्चों के अंदर एक दवाई दे दें तो उससे भी हाइपरथर्मिया हो सकता है, वो क्या है? एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं ये कह रहा था कि ये जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, मेरे ध्यान में ऐसे आ रहा है कि ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट नहीं होते हैं। आप जरा इसको कंफर्म करें। ओके यार, बिल्कुल, एक मिनट रुके हम। जो जी सर, एंटी साइकोटिक होती है। एंटी साइकोटिक होती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर करेक्टिंग। ठीक है, वो मैं सेरोटोनिन सिंड्रोम के साथ मिक्स अप कर गया हूँ। सेरोटोनिन सिंड्रोम की भी बाय द वे इसी तरह की पिक्चर होती है। जो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है ना, वो एंटी डिप्रेसेंट से होता है, ठीक है, वो एंटी डिप्रेसेंट से होता है। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ठीक है, ओके जी। कौन सी एक दवाई होती है जो बच्चों में दें तो हाइपरथर्मिया होता है? जी, इसका जवाब नहीं आता भाई, बहुत आसान सवाल है। एट्रोपिन सर। एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन से ग्लाइकोपाइरोलेट से होगा? नहीं सर, नहीं होगा। क्यों? सर बैरियर को सेंट्रली एक्टिंग नहीं है। आई एम सॉरी सर, वो सेंट्रली एक्टिंग नहीं है, एट्रोपिन जाके सेंट्रली एक्ट करेगा। नहीं, तो एट्रोपिन से हाइपरथर्मिया होता क्यों है? सर स्वेट ग्लैंड को जो है ना, वो उस पे इफेक्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है, जो कोलिनर्जिक उसके जो होती हैं रिसेप्टर्स, इस वजह से। नहीं तो फिर वजह से जो है ना, वो हीट लॉस नहीं होगी। तो फिर तो थ्योरेटिकली तो फिर तो ग्लाइकोपाइरोलेट से भी होना चाहिए। इसका तो सेंट्रल और पेरिफेरल से नहीं इफेक्ट है ना। जी जनाब। है ना क्वेश्चन के नहीं? एनी कमेंट्स प्लीज। हसीब आप बताओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ कहाँ पे मेजर किया जाता है इंट्राऑपरेटिवली?
सर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी किया जा सकता है और एसोफेजियल भी किया जा सकता है। इसके अलावा नेजोफ्रेंजियल प्रोब से भी किया जा सकता है। नहीं, इसके अंदर अगर आप ये साइड्स के बजाय जो मेन जो टाइप कौन-कौन से टेम्परेचर होते हैं जो मेजर किए जाते हैं? सेंट्रल एंड पेरिफेरल, कोर बॉडी एंड पेरिफेरल। सॉरी? कोर बॉडी टेम्परेचर होता है सर, सेंट्रली तो होता है और एक कोर पेरिफेरल सबसे स्पेसिफिक कोर बॉडी टेम्परेचर कहाँ से होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। नहीं टिम्पैनिक सर, ये मेम्ब्रेन ऐसे होता है वो इसके वो जो डालते हैं इसमें वो कैथेटर जो डालते हैं सर उसमें स्वान गैस होता है। कौन सा कैथेटर जी, होता है? पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर स्वान गैस पल्मोनरी आर्टरी सबसे स्पेसिफिक वो होता है। उसके अलावा कोर टेम्परेचर कहाँ से मेजर करते हैं? वो नंबर 2 पे आप इसोफेजियल का लो मिडल 1/3, ठीक है? और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता है वो भी होता है, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल होता है। ये आपका जो है मिक्स वीनस ऑक्सीजन ब्लड से, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से। उसके अलावा और कहाँ से किया जाता है? तो फॉलिस कैथेटर से करते हैं, रेक्टल करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर ज्यादा होता है। जो स्किन टेम्परेचर नेसोफेरिंजियल होता है है। वो स्किन टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है? सर स्किन तो जो है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है टेम्परेचर उसका, उसमें रेडिएशन रिलायबल नहीं वगैरह होगा, रिलायबल नहीं होगा। अगर आपने जो है वो क्या नाम है उसका, बेयर हगर लगाया हुआ है, आपने वार्म किया हुआ है, तो हो सकता है वो ज्यादा आ रहा हो, ठीक है? और अगर आपने नहीं किया हुआ तो हो सकता है वो कम आ रहा हो, ठीक है? तो हाइपर और जो है ना ग्लाइकोपायरोलेट से भी हाइपरथर्मिया होगा भाई, लेकिन मगर इसका जो वो मैकेनिज्म है ना, वो पेरिफेरल ही है कि स्वेट ग्लैंड्स को जो है ना वो उसकी जो सिंथेटिक सप्लाई है, जो एट्रोपिन से ये जो पता होता है नहीं ना, उसको वो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर डिलीरियम और जो है ना वो सारे उसके अंदर उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है? वो जो टेम्परेचर एक उसका हिस्सा होता है। हाँ, मगर टेम्परेचर वो स्वेट ग्लैंड की वजह से होगा, जब वो ब्लॉक होगी, वेपोरेशन नहीं होगी, हीट लॉस नहीं होगी, तो उस वजह से टेम्परेचर होगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये है जी कुछ बातें हाइपरथर्मिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक दो चीजें और भी थी, इन्फेक्शन, ठीक है, हीट स्ट्रोक, जैसे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की बात की है, और थैंक्स फॉर करेक्टिंग अस। और इसके अलावा और क्या कॉज हो सकता है? एनीथिंग एल्स? और कोई चीज आ रही है दिमाग में? अच्छा, तो ये हम लोगों ने कुछ बातें की हैं हाइपोक्सिया की और हाइपरकार्बिया की। अगर हम इसी को ही हमने बात की थी इंट्राऑपरेटिवली, ठीक है? अब इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अगर हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया हो रहा है, तो इन एडिशन टू दैट थिंग अब आप कौन कौन सी बातें बता सकते हैं? अप्रोच वही होगी, वही कॉल फॉर हेल्प है, वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच है। अब यहाँ पर आप जो बता रही थी ना सौरत, अब आप बताओ, आप क्या बता रही थी उसको? ओपियाइड जी सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हाइपोक्सिया या हाइपरकार्बिया क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? सर हाइपोवेंटिलेशन। वेरी गुड। अब आपकी जो इनएडिक्वेट एनर्जी जो था ना, सॉरी, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ओपियोइड ओवरडोज, बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज, कोई आपने ऐसी मेडिसिन दी है जिसका हैंगओवर हो रहा है, ठीक है? और बेसिकली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी, ठीक है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से टंग फॉल कर रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सिक्रीशंस हैं, जो है वो पेन हो रही है, पेन की वजह से वो हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कोई पेशेंट फैक्टर है, ठीक है? पेशेंट फैक्टर जो सारे हैं वो आपके जो हम लोगों ने इंट्राऑपरेटिवली डिस्कस किए थे वो सारे फीचर्स हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, लेकिन स्पेसिफिकली जो
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली और इसके अलावा कोई कॉज हो सकती है? पेशेंट फैक्टर्स तो हम लोगों ने देख लिए ना। सर शिवरिंग पहले डिस्कस किए, वो भी हो सकते हैं ना, थायराइड क्राइसिस भी हो सकते हैं, थायराइड टॉक्सिक हो सकते मतलब हैं। वो तो देखो हम लोगों ने, मैं इसलिए उसको दोबारा मैं पोस्ट ऑपरेटिवली जो इंट्रा ऑपरेटिवली जो नहीं हो सकते वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। शिवरिंग की वजह से जो होता है बेसिकली, शिवरिंग की वजह से एक्चुअली हाइपोथर्मिया नहीं, सॉरी हाइपोक्सिया नहीं होता, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और एक्चुअली शायद पल्स ऑक्सीमीटर सही तरीके से पिक नहीं करता। ठीक है, इटसेल्फ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन क्या नाम है उसका, अगर आप नॉर्मल दे रहे हैं, अगर आपने रिवर्सिबल फैक्टर्स को कवर कर दिया है तो इटसेल्फ शिवरिंग की वजह से हाइपोक्सिया नहीं हो सकता। इट इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो हार्ट के ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा। एम आई राइट? जी सर। ठीक है, और सर जो पेशेंट है जो पहले से मतलब सीओपीडी के पेशेंट हैं या चेस्ट प्रॉब्लम के साथ, उनमें भी तो सर एपॉक्सिया के चांस ज्यादा हैं सर। देखिए पेशेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, ये वाले हो गए। सर्जिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? अपर एब्डोमिनल सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, पेन। ठीक है, डेंटल हो गई सर, उसमें भी होता है। मतलब पेन इज अ बिग फैक्टर ना। स्प्लिंटिंग हो रही है, टिश्यू मिसमैच हो रहा है। ठीक है, पेशेंट सही तरह ब्रीथ नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर जो आपके सर्जिकल फैक्टर्स ये आ गए, पेशेंट फैक्टर्स आ गए और एनेस्थीसिया के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो एस्पिरेशन भी सर हो सकता है, एस्पिरेशन, पल्मोनरी एडीमा। एग्जैक्टली सॉरी, देखिए ना वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर जो कार्डिक से रिलेटेड चीजें हैं वो आ जाएंगी। जो कार्डिक से रिलेटेड है ना, जो आपका अगर फेलियर हो रहा है, जैसे अगर लारिंगोस्पैज्म लीडिंग टू नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा, तो उसके अंदर भी डिसैचुरेशन हो रही होगी। अगर कार्डिक फेलियर हो रहा है तो उसके अंदर भी डिसैचुरेशन हो सकती है या हाइपरकार्बिया हो सकता है। ठीक है, वो बेसिकली वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको ये, क्योंकि ये एक टेबल वाइवे में भी पूछा जा सकता है, ये आपको टोक्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, और ये एमसीक्यू के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा वो कोई एक सिनेरियो देके, उन्होंने एक स्पेसिफिक हिंट देके उन्होंने रीजन पूछी हुई होगी। ठीक है, वो जो है ना इसके अंदर बेसिकली डिलेड रिकवरी में भी बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया कर रहे हैं। inadequate muscle relaxation reversal, inadequate residual neuromuscular blockade, residual क्या नाम है उसका, opioids overdose, benzodiazepine, या कोई आपने और दवाई दी है ऐसी। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है इस डिस्कशन के बारे में? क्लियर हो गया? और सर ये एक पूछना था, जो आप न्यूरोलेप्टिक डिजीज का बता रहे थे सर, इसमें जो जैसे थायराइड आपने बताया कि उसमें फिर हम और ड्रग देंगे एबीसी के अलावा वगैरह, तो सर इसमें ब्रोमोक्रिप्टन वगैरह देते होते हैं सर? पता नहीं यार, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता एक्चुअली। ये डिफरेंशियल, हाँ एंटी डोपामिनर्जिक है ना सर ब्रोमोक्रिप्टन? मतलब मैं तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ही होगी। जी मैं सर यही पूछना चाह रहा था कि ये जैसे थायराइड में सपोर्टिव है, इसी में भी हम सर यही देंगे फिर? इसमें देखो हाइपर मेटाबॉलिक जो सिम्टम्स होंगे उनको तो आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे ना। जी सर। तो ब्रोमोक्रिप्टीन मेरे ख्याल से दे सकते हैं, शायद वो डोपामिन एगोनिस्ट है वो। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली देखें यहाँ तक आपसे नहीं जाएंगे। ठीक है, राइट सर। इसमें जो है ना, क्योंकि बेसिकली वो एंटी बैलेंस तो वही डोपामीन और जो एंटी डोपामिन का जो बैलेंस है वही आउट होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होता है ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा नहीं है। वही जो है ना आपके जो सारी जो चीजें हैं ना, एरिथमियाज हो रहे हैं, जो हाइपर मेटाबॉलिक जो हम लोगों ने डिस्कस की है ना, वही चीज। ठीक है, और आपने उन दवाइयों को आपने बंद करना है। ठीक है सर, ब्रोमोक्रिप्टन डोपामिन एगोनिस्ट है सर। हाँ, तो डोपामिन एगोनिस्ट है तो दे सकते हैं ना आप उसमें। राइट। और डेंट्रोलिन भी दे सकते हैं।
ठीक है। डेंट्रोलिन भी दे डेंट्रोलिन के बारे में हमने काफी बातें की हैं, उसके अंदर एक और चीज ये है कि डेंट्रोलिन मसल रिजिडिटी में देते हैं, इवन टेटनस के पेशेंट में भी डेंट्रोलिन का रोल होता है, अगर वो किसी तरीके से भी नहीं हो रहा है तो डेंट्रोलिन आप दे सकते हैं। ठीक है, चलें एनीवेज जी, इंशाल्लाह फिर कल जो आज टॉपिक करना था बेसिकली वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, और वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो बताएं। जी सर, वो जो मैंने अभी गूगल उस्ताद पे चेक किया है ना लाइडोकाइन, उसने वो बता रहा, मैं आपको शेयर किया है उसमें कि उसमें क्या मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिक काज बन। चलो ठीक है भाई, आज तुम लाइडोकेन से बिना नहीं मैंने जस्ट मैंने बता दिया शेयर किया जो ये। ठीक है, चलें ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।